जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी रिटर्न का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा और 100% आपका इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे साथी हम लोगों पर भरोसा करके मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक बार बोले थे कि आप लोग अपना नोट बना लो, तो सब लोग अपना नोटबुक बना लिए हैं, मतलब अपना फोटो खींच कर बीसू सर के पास ही भेजते हैं और कुछ लोग हमारे पास ही मेल के माध्यम से भेजते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर हम लोग का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरे भाई। हम लोग और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है और उसी हिसाब से हम लोग मेहनत भी करते हैं। हम लोग जितना भी आप लोगों को प्रश्न बताते हैं ना, जैसे इंडियन आर्मी के पेपर में इस बार जो प्रश्न पूछा गया था उसी से रिलेटेड सारा का सारा प्रश्न बनाते हैं। देखो, मैं जीके का इससे पहले 6 को क्लास करा चुका हूं और हर क्लास में 15 प्रश्न लिया हूं। अभी जीएस का क्लास नहीं करा रहा हूं। हमारे कुछ साथी लोग बोल रहे हैं कि भाई बायोलॉजी से कुछ प्रश्न बनता है उससे भी प्रश्न लाओ, और केमिस्ट्री से बनता है वो वाला भी प्रश्न लाओ। जैसे सामान्य विज्ञान का प्रश्न लाने के लिए बोल रहे हैं सब, तो टेंशन ना लो मेरे भाई। जीके से अच्छा सब्जेक्ट तो मेरा साइंस वाला है। साइंस वाला जिस दिन से क्लास चलने लगेगा ना उस दिन से मजा आ जाएगा। अभी टाइम ना मिलने की वजह से मतलब बस जीके का क्लास चला पा रहा हूं। बीसू सर का टाइम इतना ज्यादा कीमती है ना, इतना ज्यादा कीमती है, लेकिन तभी भी आप लोगों के लिए 2 घंटे निकालते हैं, शाम को 2 घंटे निकालते हैं और 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, मैथ का क्लास चलाते हैं। तो वैसे नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा कीमती टाइम निकालकर आप लोगों के लिए क्लास करा रहे हैं, तो मैथ का क्लास आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जो भाई मैथ का क्लास छोड़ेंगे वो बाद में कमेंट करके बोलेंगे कि भाई मुझे मैथ बता दो, मैं मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर हूं। और जो लोग रेगुलर क्लास करते रहेंगे ना उनका कोई शिकायत आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं और यूट्यूब पर कोई भी उतना जीरो लेवल से नहीं बताता है। और आर्मी में मैथ ज्यादा हाई लेवल का पूछता भी नहीं है। बस आप लोग भरोसा करके नोट बनाकर अच्छे से पढ़ाई करना। देखो, मेरा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकला हुआ है और बीसू सर कम से कम 1000 से अधिक लोगों को फौजी बना चुके हैं, मतलब कई सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो इसलिए आप लोग अपने मन में ये नहीं लाना कि पता नहीं ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं उस तरह से मैथ पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ये तो आपके मन में रहना ही नहीं चाहिए। अगर आपके मन में ये चलेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, अच्छे से नोटबुक नहीं बना पाओगे। अगर आप भरोसा कर लोगे, विश्वास कर लोगे और नोटबुक बना लोगे ना, तो आप अपना पढ़ाई बहुत जानदार तरीके से करोगे। और जैसे ही इंडियन आर्मी की नई भर्ती आएगी उस टाइम आप लोगों को लगने लगेगा कि मेरा तैयारी अच्छा हो गया, मैं पेपर निकाल दूंगा। तो आप लोग मेहनत करके पढ़ाई कर लेना, इस टाइम पढ़ाई कर लेना। जब भर्ती नजदीक आएगी ना तो आराम कर लेना, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न के तरफ। इससे पहले मैं जितना भी जीके का क्लास कराया हूं उसका एक प्ले लिस्ट बनाया हूं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर पूरा क्लास चैप्टर वाइज देख सकते हो। और मैथ का जितना भी क्लास बीसू सर करा रहा है ना उसका भी मैं प्ले लिस्ट बनाया हूं। अगर आप मैथ जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को प्ले लिस्ट में जीरो लेवल से मिल जाएगा। जैसे पहला चैप्टर मिलेगा, फिर दूसरा चैप्टर मिलेगा, फिर तीसरा चैप्टर मिलेगा। और जो लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना उन लोगों को मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वो सर एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को चाहिए उस तरह से बता रहे हैं। जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता रहेगा ना, सिर्फ गुड़ा भाग आता रहेगा ना, उनको भी मैथ बहुत अच्छा तरीके से आ जाएगा। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लेना। सबसे पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। आप लोग अपने कॉपी में सारे प्रश्नों को लिखते जाना, क्योंकि संडे के दिन टेस्ट होगा और जितना भी जीके का प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं संडे के दिन इकट्ठा आप लोगों को मिलेगा। मेरा मकसद बस एक ही है कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं, अगर 100 लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं ना तो 100 लोगों को वो पूरा चीज याद होना चाहिए। मैं जो कुछ भी बता रहा हूं उन लोगों को याद होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा। जो भी बताऊंगा बार बार रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोग खुद देख लेना, जितने लोग हमसे जुड़े रहेंगे उनको सारा प्रश्न याद हो जाएगा और कहीं भी जाकर टेस्ट लगाएंगे ना तो उनका अच्छा खासा नंबर आएगा। अभी जो 15 प्रश्न बता रहा हूं ना, आप ये पूरा प्रश्न देखने के बाद कहीं भी जाकर टेस्ट लगा लेना। अगर इसमें से 2 से 3 प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे ना तो फिर बोल देना। देखो, पहला प्रश्न वास्को डी गामा भारत कब आया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1492, 1496, 1498, 1499। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। देखो, जो वास्को डी गामा था ये तो भारत में 1498 ईस्वी में आया था, लेकिन 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका का खोज किया था, ठीक है ना। कभी कभी पूछ दिया था कि अमेरिका का खोज किसने किया था और किस सन में किया था, तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, ठीक है ना। और कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। यहाँ पर आप लोग मेरे एक बात को समझने का कोशिश करना, ये जो कोलंबस था ना, अभी देखो 1498 ज्यादा है कि 1492 ज्यादा है। 1498
अंठानवे ज्यादा है ना, पहले तो अमेरिका का खोज हुआ है, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा गया है, पहले तो अमेरिका का खोज हुआ है, उसके बाद से भारत का खोज हुआ है। अमेरिका का खोज जैसे कोलंबस किया है, और कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। ये जो कोलंबस था ना, ये भारत को खोजने आ रहा था। जैसे भारत में बहुत ज्यादा मसाला केरल में पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा, तो उसी के तलाश में ये था, ये आ रहा था भारत को खोजने, लेकिन रास्ते में इसको अमेरिका मिल गया। जब ये अमेरिका गया कोलंबस ना, तो वहां पर देखा जैसे मतलब भारतीय जैसा नहीं दिख रहे थे, सब वहां गोरे गोरे थे और उन लोगों का भाषा कुछ अलग था। तो उसे लगा कि नहीं, जैसे वो लोग पहले भारतीय को देख चुके थे, तो उसे लगा कि नहीं ये लोग भारतीय नहीं है, ये दूसरा देश है। फिर पता चला कि वो अमेरिका है। तो इसके बाद कोलंबस के बाद जो वास्को डी गामा था, ये भारत जैसे आया मतलब 1498 ईस्वी में। तो इसको मतलब बोला जाता है कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। राजधानी से तो मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूं, और राजधानी आप लोगों को पूरा पता भी होना चाहिए, रोज मैं इसका जिक्र करता हूं। क्यों जिक्र करता हूं? क्योंकि इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था ना, उसमें राजधानी से भी प्रश्न बने थे, राज्यपाल से भी बने थे और मुख्यमंत्री से भी बने थे, इसलिए हर टेस्ट में राजधानी से एक प्रश्न लेता हूं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शिमला, कोहिमा, रांची और देहरादून। इसका राइट आंसर देहरादून हो जाएगा, ठीक है ना। रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है ना। अब चारों के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं, चारों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर कौन थे हो जाएगा, कौन है नहीं, ठीक है ना। टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, अगर प्रश्न बताने में कहीं मिस्टेक होगा ना, तो उसको आप लोग कमेंट में बता देना, उसके ऊपर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, उस प्रश्न को मैं दोबारा यहाँ पर ला दूंगा, ठीक है ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो इससे भी प्रश्न बोलता है कि जैसे फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन है, 7, 9, 11 और 15। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 इज राइट आंसर। आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धोलावीरा कहाँ है? अब आप लोग को ये नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इंडियन आर्मी के पेपर में इस बार ये प्रश्न पूछा गया था, ये ओरिजिनल प्रश्न है। और जितने लोग इंडियन आर्मी का पेपर देने गए थे ना, किसी को भी नहीं पता था कि धोलावीरा कहाँ पर है, क्योंकि हमारे आसपास के जितने लड़के बैठे थे किसी को नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था। मैं सोचता था यार ये धोलावीरा क्या होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पहले पढ़ाया जाता था, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, लेकिन ये धोलावीरा नया नाम आ गया, तो इसको देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ गए। लेकिन आप लोग इसको रट्टा मार लो, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि अभी नया नया इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है, जो प्रश्न बन रहा है उसको रिपीट भी कराया जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, असम और केरल है। धोलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात में है, गुजरात इज राइट आंसर। गुजरात का राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर है, ठीक है ना। इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल जी हैं। राजस्थान का राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है ना। और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और असम का राजधानी कहाँ पर है? असम का राजधानी दिसपुर में है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। और केरल का राजधानी कहाँ पर है? केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। पहला ऑप्शन में मैं आप लोगों को क्या बताया हूं? पहला ऑप्शन में मैं आप लोगों को बताया हूं कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, लेकिन वो भारत का खोज करने आ रहा था। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। और भारत का खोज किस कारण किया था, क्यों किया था? उसका एक मकसद था, भारत में बहुत ज्यादा मसाला पाया जाता है, वो मसाला केरल में पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रख लेना। ये आसाम
राइफल के पेपर में भी पूछा गया था। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और मत देने के लिए, मतलब वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? शादी करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सब सिस्टमैटिक है मेरे भाई, सारी चीजें आप लोग को याद करना है। ऐसा नहीं है कि 15 साल के हुए हो और किसी से बात कर रहे हो तो अपने मन से शादी कर लोगे। सब नियम कानून बनाया गया है। अगर 15 साल के हो और लव मैरिज कर लोगे, जैसे शादी वादी कहीं कर लोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, सारी चीजें सिस्टमैटिक होती है। यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 30, 25, 35 और 18। इसका राइट आंसर 35 हो जाएगा। 35 इज राइट आंसर, ठीक है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए। आपका कितना भी जलवा है, कितना भी पहचान है, कितना भी पैसे वाले हो, अगर आपका उम्र 35 साल नहीं है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2023 में उच्च न्यायालय गुजरात की महिला न्यायाधीश कौन बनी? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था, तो अगली बार भी पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर जितना भी प्रश्न लिया गया है ना, जैसे कुछ प्रश्न है जो नया नया है उसको मैं सेम उसी के जैसा लिख दिया हूं, इसलिए लिखा हूं क्योंकि अभी पहली बार वो जैसे इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न बना था तो हो सकता है वो बार बार रिपीट होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी बार बार रिपीट करते रहता है। सब लोगों को पता है इंडियन आर्मी में सबसे खतरनाक दौड़ ही होता है, अभी तो उसको भी नॉर्मल मतलब करा दिया गया है। मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगा कि देखो इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की कराई गई है ना, 25% लोग तो परमानेंट होंगे ही होंगे, और जैसे जो मेहनत करेगा ना वो बंदा बहुत कम उम्र में इंडियन आर्मी का वर्दी ले लेगा, क्योंकि अभी दौड़ उतना हार्ड नहीं हो रहा है जिस तरह से पहले हो रहा था। 100 लड़कों का बैच बनाया जा रहा है, 30-30 लड़कों को, 40-40 लड़कों को पकड़ा जा रहा है, और एक्सीलेंट में 10-10 लड़कों को पकड़ा जा रहा है। तो जितने लोग मेहनत करके पढ़ाई कर लेंगे, पेपर निकाल देंगे ना, उतने लोगों के वजन पर बहुत कम उम्र में इंडियन आर्मी की वर्दी चढ़ जाएगी। और आप लोग उस पल के बारे में सोचना जिस पल आप लोग इंडियन आर्मी का वर्दी पहनकर अपने गांव आओगे और अपने माता जी का पैर छुओगे, अपने माता जी का जो अपना कैप है अपने माता जी के कैप जैसे लगाओगे, तो वो पल आप लोग सोच कर पढ़ाई करना, ठीक है ना। क्योंकि मैं किसी किसी का स्टेटस देखता हूँ, कोई भाई ट्रेनिंग करके आता है तो अपने पिताजी को अपना कैप पहनाता है जब ना, तो भाई मैं क्या बोलता हूँ यार, बहुत ज्यादा उस टाइम ऐसा लगता है यार मतलब कुछ भी हो जाए हमको वर्दी चाहिए तो चाहिए, मतलब हमको भी ऐसा दिन देखना है। उस दिन ऐसा लगता है, आप लोगों के दिमाग में हमेशा ऐसा चलना चाहिए, ठीक है ना। जब उस पल को याद करोगे तो आपको पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा मन करेगा। तो फरवरी 2023 में उच्च न्यायालय गुजरात की महिला न्यायाधीश कौन बनी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोनिया गोकानी, पीटी उषा, सोनिया गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सोनिया गोकानी हो जाएगा। सोनिया गोकानी इज राइट आंसर, ठीक है ना। फरवरी 2023 में उच्च न्यायालय गुजरात की महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो ये सोनिया गोकानी बनी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रामायण किसने लिखी थी? इस प्रश्न को आप लोग हल्के में नहीं लेना, इसका इंडियन आर्मी से बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न बना है। अब ये तो छोड़ो, अभी इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न बना है ना कि मतलब अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, ऐसा प्रश्न बना है। अभी उसको भी छोड़ो, इतना प्रश्न बना है सामान्य विज्ञान से कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूं, आप लोग पुराना पेपर उठाकर देखना, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और जो नॉर्मल रहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, वही पूछ लेता है, तो उसी में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं सब। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें तैयार की जा रही है, चैप्टर वाइज सारी चीजें तैयार की जा रही है, बस थोड़ा समय लगेगा लेकिन सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। रामायण किसने लिखा था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वेद व्यास, कालिदास, वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है ना। रामायण वाल्मीकि जी लिखे थे, और वेद व्यास क्या लिखे थे? ये महाभारत लिखे थे, ठीक है ना। वेद व्यास क्या लिखे थे? महाभारत लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? भाई ये तो हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ।
हुआ, कभी कभी पूछ देता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ, और कभी कभी पूछ देता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। वही पूछ देता है कभी कभी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, और कभी कभी पूछ देता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस सन में हुआ, और पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो तीनों युद्ध के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, आपके सामने चार ऑप्शन है, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। अपने दिमाग में बैठा लेना, इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, यह भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किस सन में हुआ था, तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब तीनों युद्ध के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं, इसको जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में लिखो, ठीक है ना। यहां पर एक प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को 3 प्रश्न बनाना है, इसको फटाक से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि अगली बार मैं आप लोगों से पानीपत का द्वितीय युद्ध भी पूछ सकता हूं और प्रथम युद्ध भी पूछ सकता हूं। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, और तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। एक ही जगह आप लोग को तीनों मटेरियल मिल गया है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलपीडब्ल्यू किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस बार जो पेपर में प्रश्न बना था ओरिजिनल क्वेश्चन है। एलपीडब्ल्यू किससे संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल है। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट इज राइट आंसर। एलपीडब्ल्यू किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो 2011 में जनगणना हुआ था ना, उससे मतलब बहुत सारा प्रश्न इस बार बना था। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है, जमीन आसमान से आप लोग खोज खोज कर अपने कॉपी में लिख लो और सारी की सारी चीजें याद कर लो, क्योंकि मैं 110% बोल सकता हूं, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं। आप लोग देख लेना कि 2011 के जनगणना के बारे में जरूर पूछेगा इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर होगा, क्योंकि देखो जो जब इस बार 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में पेपर हो रहा था ना, उस टाइम मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, जैसे इसी चैनल पर मैं वीडियो बना रहा था, और एक दिन में अपना नंबर पब्लिश कर दिया। एक ही दिन में 2500 लोग मेरे पास मैसेज किए, मेरा मोबाइल हैंग कर गया। मैं एक ग्रुप बनाया ना, 2 मिनट में 1024 लोग उस ग्रुप में ऐड हो गए। अब आप लोग सोचना, 2 मिनट में 1024 लोग उस ग्रुप में ऐड हुए, पूरा ग्रुप फुल हो गया। उसके बाद से दोबारा एक ग्रुप बनाया, तो उसमें भी 2-3 मिनट लगा, 1024 लोग उसमें भी ऐड हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ गए जब पेपर हो रहा था। तो उस टाइम मैं बोला था कि भाई पेपर में जो प्रश्न, देखो मैं भी इंडियन आर्मी का पेपर देने वाला था, मेरा पेपर 20 तारीख को था और इंडियन आर्मी का पेपर 17 तारीख से चालू हो गया। तो मैं बोला भाई जिन लोगों का पेपर हो रहा है वो लोग वो पूरा जो भी प्रश्न जैसे वहां पर पूछा जा रहा है ना, 1-2 प्रश्न याद करके और हमें बता दो। हम अपने माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बताएंगे तो उन लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि जब आप लोगों को हमसे मदद मिलता है ना, तो भाई आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हो, हमेशा इज्जत देते हो, और इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। क्योंकि जो बीसू सर है ना, मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूं, वो करोड़ों के मालिक है मेरे भाई, लेकिन वो टाइम निकालकर आप लोगों के बीच में आते हैं, आप लोगों को बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि एक अलग पहचान बनाना, नाम बनाना। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूं, लेकिन तभी भी सिर्फ नाम के लिए, पहचान के लिए। और वो सोचते हैं कि मतलब जितने भी भाई हमसे पढ़कर फौजी बनेंगे ना, उन लोगों का घर परिवार हमेशा खुशी रहेगा, सुखी रहेगा, क्योंकि फौज वाले बंदे एक पुअर फैमिली से रहते हैं। और बार बार सर हमसे हमेशा एक ही जिक्र करते रहते हैं कि नीलेश ये लड़का यहाँ का था, पढ़ने आया था,
और बहुत गरीब फैमिली से था। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका सैलरी 60,000 है। और जब मैं ये देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार उनके मुंह से ये सुना हूँ। तो यही सारी चीजें देखकर वो सोचते हैं कि मतलब लोगों को अच्छा चीज दिया जाए, इसीलिए वो आप लोगों के बीच में आते हैं, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों को भी मेहनत करना है, नहीं तो भाई मेहनत बेकार अगर करोगे ना तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। जब बीसू सर इतने बड़े आदमी होकर आप लोगों के सामने आकर बस मैं एक बार रिक्वेस्ट किया, सर कुछ लड़के एकेडमी में फीस देकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारा एक बात सुनकर आप लोगों के बीच आकर और चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं है यूट्यूब पर कि चैप्टर वाइज फ्री में पढ़ाता हो, अगर कोई हो तो हमें बता देना, ठीक है ना। कोई भी नहीं है, चाहे कोई छोटा यूट्यूबर है चाहे बड़ा यूट्यूबर है, अगर कोई होगा तो बता देना, ठीक है ना। तो भाई इसका फायदा आप लोग उठाओ, नहीं तो बाद में आप लोग को पछताना पड़ जाएगा। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है ना, बहुत मेहनत करके बनाया जा रहा है, इसका फायदा आप लोगों को उठाना है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार इज राइट आंसर। इसको आप लोग जरूर पढ़ना, 2011 के जनगणना के बारे में आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है ना। जहां से भी सर्च मार के पढ़ना होगा पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहिनी अटम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अटम नृत्य किस राज्य का है? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल है। मोहिनी अटम नृत्य मोहिनी अटम नृत्य किस राज्य का है? तो ये है केरल का, ठीक है ना। अब गुजरात का एक होता है डांडिया होता है, कुचिपुड़ी होता है, ये कहाँ का होता है? आंध्र प्रदेश का होता है। और केरल का है मोहिनी अटम नृत्य है, ठीक है ना। ये नृत्य है, डांस वाला है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग याद रखना। देखो केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, मैं आप लोगों को बोला हूं, मसालों का राज्य भी कहा जाता है, तो केरल को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तेलंगाना में समानता की प्रतिमा किसकी है? अब ये प्रश्न भी आप लोगों को नया लग रहा होगा, क्योंकि ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चित है। लेकिन ये नहीं आप लोगों को पता होगा कि तेलंगाना में समानता का प्रतिमा किसकी है। और ये भी इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये पूछा गया था, तो बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ गए थे। कुछ भाई लोग तो बोल रहे थे कि जैसे लग रहा है कि हम लोग को आईएएस का पेपर दिलवा रहे हैं सब, जब हम लोग कभी इसको देखे ही नहीं है, सुने ही नहीं है, तो फिर कहाँ से हम इसका आंसर दे दें। अब आप ही सोचो, जिस प्रश्न को आप देखे ही नहीं रहोगे, कभी सुने ही नहीं रहोगे, तो भाई आप दे पाओगे? कभी भी नहीं दे पाओगे। आउट ऑफ सिलेबस से बाहर पूछ दे रहे थे सब, करंट अफेयर्स भी नहीं था सिलेबस में, वो भी पूछ दे रहे थे सब। तो ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। तेलंगाना में समानता की प्रतिमा किसकी है? रामानुजन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगवान शिव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रामानुजन हो जाएगा, ठीक है ना। तेलंगाना में समानता की प्रतिमा किसकी है? रामानुजन की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखाई देती है? इस प्रश्न को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ गए थे, लेकिन मैं नहीं कंफ्यूजन में पड़ा था। पता नहीं मेरा आत्मा बोला कि मार दे श्वेत पर, तो मैं मार दिया श्वेत पर। जैसे 7 रंगों वाला घूमती हुई वस्तु कैसी दिखाई देती है? जो गाड़ी वाड़ी होता है ना, आप लोग कभी देखना, जो इस तरह बहुत रफ्तार में घूमता है तो एकदम सफेद दिखाई देता है। बहुत सारा कलर रहता है लेकिन पूरा गन 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 नाचता है तो वो पूरा सफेद दिखाई देता है। इसका राइट आंसर श्वेत हो जाएगा। श्वेत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, बुलर झील और चिल्का झील, इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, बुलर झील, चिल्का झील, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील इज राइट आंसर, ठीक है ना। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। चिल्का झील, बुलर झील, खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील, ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे छोटी नदी कौन है, सबसे चौड़ी नदी कौन है, जैसे पूरे विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन है, नदियों के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो अभी आपके 15 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। जिनका 15 प्रश्न में से 12 प्रश्न सही है उनका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। और जिनका 15 प्रश्न में से
10 प्रश्न सही है या 8 प्रश्न सही है, तो उनका भी अभी तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं, अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहोगे तो आने वाले समय में ऐसे प्रश्नों को 15 में से 15 प्रश्न सही करोगे, 100 में से 100 प्रश्न सही करोगे, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और ये मैं सिर्फ इसी तरह से नहीं बोल रहा हूं, मैं इतना ज्यादा रिवीजन कराऊंगा ना, इसी प्रश्न को बार बार डालूंगा। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं जैसे पूछा जाएगा, यही सारी चीजें प्रश्न पूछी जाएंगी, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग दूसरा प्रश्न पैदा करेंगे, इन्हीं सब प्रश्नों को बार बार वो लोग रिपीट करेंगे, ठीक है ना। अभी 2-3 हजार प्रश्न मैं आप लोगों को कराऊंगा और 2-3 हजार मैं आप लोगों को याद करा दूंगा। और 2-3 हजार प्रश्न अगर आप लोग याद कर लोगे ना, तो भाई इंडियन आर्मी जीडी और टेट में कितना प्रश्न बनता है? 30 प्रश्न बनता है। जब 3000 प्रश्न आप लोग को याद रहेगा तो 30 में से 30 ठोक कर आओगे, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आप लोग जोश और जुनून के साथ तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और शाम को जो बीसू सर मैथ का क्लास चलाएंगे ना, उसको आप लोग भूलना नहीं। अगर भूल जाओगे तो फिर आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारोगे।